दोस्तों नमस्कार। आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। मैं आपसे ऑनलाइन बात कर रहा हूं तो ये सब सेशन विशेष तौर से स्टूडेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर एक देश के सामान्य जागरूक नागरिक है तो आपको भी जानना जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ इमरजेंसी प्रोविजंस, जो संविधान में आपातकालीन प्रावधान है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर की हेडलाइन में, और कोई भी इलेक्शन आता है तो उससे पहले नेताओं के आखिरी स्टेटमेंट, 1975 की इमरजेंसी से रिलेटेड ट्वीट और बहुत सारे आर्गुमेंट न्यूज चैनलों के माध्यम से आप सुनते होंगे आपातकालीन को लेके। 1975 की इमरजेंसी से रिलेटेड बहुत सारे आलोचना, बहुत सारे मूल अधिकारों का जो दुरुपयोग किया गया था उसके बारे में भी आप पढ़ते होंगे। सभी के बारे में अपन जानेंगे जब तक आप संविधान के मूल ढांचे में आपातकाल को लेकर क्या क्या प्रावधान थे, क्या बाद में चेंजेस हुए, आपातकाल कैसे लगाया जाता है, कौन लगा सकता है, लगने के बाद में क्या सारी व्यवस्थाओं में चेंज आता है, स्टेट की गवर्नमेंट में क्या परिवर्तन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, और भारत की राज्य व्यवस्था कैसे संघीय व्यवस्था से कैसे एकात्मक में बदल जाती है जब इमरजेंसी लगाई जाती है। क्या संघीय ढांचा खत्म हो जाता है, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वशक्तिमान हो जाती है। जब तक आप रूट पॉइंट को नहीं जानोगे, जब तक आप समझ नहीं पाओगे संविधान में इसके रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है, कैसे लगाया जाता है, कौन लगा सकता है, ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि इमरजेंसी लगाना पड़े, उस किस बेस्ट पे लगा सकते हैं, क्या सरकार कभी भी लगा सकती है या किस आधार पे सरकार को लगाने का पावर है संविधान में, हम उस सभी के बारे में जानेंगे। आप तो अपन बात करते हैं आपातकालीन प्रावधान के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है संविधान का, इसे डेंजर जोन भी कहा जाता है। इसको संविधान में रखने का पर्पज क्या था संविधान निर्माताओं का, वो भी आपको समझ आ जाएगा। इसका उल्लेख संविधान के 18 भाग में है। आर्टिकल 350 से 2 से 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस है। सारा खेल ये 8-9 आर्टिकल में ही चलता है आपातकाल को लेके, और यही गवर्नमेंट को पावर देता है इमरजेंसी लगाने से संबंधित। कितने प्रकार की इमरजेंसी होती है वो सभी अपन डिटेल्स में बात करेंगे। जिस 352 में राष्ट्रीय आपात बोलते हैं इसको, युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सबसे इंपॉर्टेंट जो इमरजेंसी है वो 352 में ही है। इसमें 3 प्रकार के आधार पे इमरजेंसी लगाई जाती है। सेकंड जो इमरजेंसी है राज्य आपात, और लास्ट जो थर्ड इमरजेंसी है वो वित्तीय आपात। तीन टाइप की इमरजेंसी है और तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और सबसे ज्यादा मिसयूज 356 का हुआ है अब तक भारत के संवैधानिक इतिहास में। इसको रखने का पर्पज था एक्चुअली देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए,
देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और 352 का अब तक 3 बार लगाया जा चुका है और 356 के तहत करीबन 130 और इसके तहत अभी एक बार भी नहीं लगाया गया है। आप समझ सकते हो कि 356 का कितना मिसयूज हुआ होगा अब तक। 352 के तहत सबसे पहले जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो 1962 में लगाया गया था, जो चाइना ने आक्रमण किया था नेफा पे, जो आज का अरुणाचल प्रदेश है। उस टाइम पे लगाई गई थी। सेकंड लगाई गई थी 1971 में, पाक आक्रमण के टाइम पे। 1965 में भी पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था, लेकिन उस टाइम पे एक्चुअली 1962 की इमरजेंसी चली रही थी, तो सेकंड बार नहीं लगाना पड़ा, वही 68 तक चलती रही थी। और थर्ड टाइम लगाया गया था वो 1975 में। सबसे जो विवादास्पद रही वो 1975 की इमरजेंसी रही। तीनों बेस्ट में लगाया जा चुका है अब तक। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक गड़बड़ी यूज था शब्द। सशस्त्र विद्रोह 44 अमेंडमेंट के बाद में आया है। मूल संविधान में आंतरिक गड़बड़ी शब्द का यूज किया गया था। जो 1975 की जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो इसी बेस्ट में लगाई गई थी, इसलिए बाद में इसको 1978 में इस शब्द को ये कहते हुए रिप्लेस कर दिया कि बहुत अस्पष्ट शब्द है। आपातकाल से रिलेटेड 42, 38, 44 ये अमेंडमेंट भी आपको जानना जरूरी है। इसके माध्यम से इनमें काफी सारा बदलाव किया गया। सबसे ज्यादा 44 के माध्यम से किया गया। सभी के बारे में अपन आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपन जानते हैं कि जो 352 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है वो कैसे लगाई जाती है। इसमें युद्ध, भारी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। मान लीजिए अपना देश किसी के साथ, किसी दूसरे देश के साथ या किसी ग्रुप में युद्ध में इन्वॉल्व हो गया हो, ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई हो कि युद्ध होने वाला हो, या किसी देश ने अपने देश में आक्रमण कर दिया हो, तो जो युद्ध और भारी आक्रमण के आधार पर जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोला जाता है। जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसका इंटरनल इमरजेंसी बोला जाता है। लगाता कौन है? जो 42 अमेंडमेंट आया था, मूल संविधान में अलग प्रोविजंस थे। 42 के बाद में इसमें चेंजेस आया कि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि देश के किसी भी हिस्से में या पूरे देश में ऐसी समस्या पैदा हो गई हो या ऐसी स्थिति पैदा हो गई हो जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए खतरा है, संविधान को खतरा है, तो राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर सकता है। लेकिन 44 अमेंडमेंट के बाद में राष्ट्रपति के इसमें हाथ बांध दिए गए हैं। जो 1975 की जो इमरजेंसी लगाई गई थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन किया था इमरजेंसी लगाने के लिए कि देश में ऐसी ऐसी कंडीशन पैदा हो गई हो कि कुछ लोग सेना को, पुलिस को भड़का रहे हैं, तो देश में इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर इमरजेंसी लगाने का रिकमेंडेशन किया और राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया। लेकिन 1978 में जो 44 अमेंडमेंट आया उसके बाद में राष्ट्रपति को इसमें विथ कैबिनेट के साइन, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन करता है राष्ट्रपति।
तो राष्ट्रपति अकेले इमरजेंसी लागू करने के लिए सुपर पावर नहीं रहेगा। जब तक कैबिनेट हस्ताक्षर सहित प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन करता है, रिकमेंडेशन करने के बाद राष्ट्रपति साइन करता है, तो इमरजेंसी लागू हो जाती है। सरकार चाहे तो युद्ध होने के बाद, युद्ध से पहले भी इमरजेंसी लगा सकती है। देश के किसी भी कोने में लगा सकती है, पूरे देश में लगा सकती है, किसी स्टेट में लगा सकती है। इमरजेंसी पे साइन होने के बाद में आपातकालीन लागू हो जाता है, लेकिन उसको बिल को संसद में पास कराया जाना चाहिए। उसका भी अलग अलग क्राइटेरिया तीनों का। मान लीजिए 352 के तहत इमरजेंसी लगाई गई है, तो 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना जरूरी है बिल। अगर विशेष बहुमत से पास नहीं हुआ तो उद्घोषणा समाप्त हो जाती है। विशेष बहुमत क्या है एक्चुअली? मान लीजिए 100 मेंबर है, तो एक तो इसका बहुमत जैसे 51 इसका बहुमत है। एक अगर मान लीजिए किसी दिन 100 में से 100 उपस्थित है, तो इनका वोटिंग में 2/3 मतलब 66 के आसपास होना जरूरी है। मान लीजिए किसी दिन 50 मेंबर है प्रेजेंट सेशन में, और अगर 50 में से 50 भी अगर वोटिंग करे तब भी बिल पास नहीं माना जाएगा। ये विशेष बहुमत भी 44 अमेंडमेंट के बाद में आया था, पहले नहीं था। 44 अमेंडमेंट के बाद में 1978 में जोड़ा गया था। मान लीजिए अगर बिल पास हो जाता है संसद में, तो उसके बाद में आपातकाल 6 महीने तक लागू रह सकता है। वैलिडिटी 6 महीने रहती है। 6 महीने के बाद में सरकार फिर बिल लाती है संसद में, अगर फिर पास हो जाता है तो फिर 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है। इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। हर 6 महीने में, हर 6 महीने बुलाया जाता है, संसद द्वारा पास कराया जाता है और उसको बढ़ा सकती है सरकार। समाप्त कैसे होता है? अगर मान लीजिए आपातकाल लगा दिया गया, संसद ने पास कर दिया गया, और बाद में उसकी समाप्ति कैसे होती है, उसको सरकार कैसे वापस लेती है? क्या सरकार ही पूरी तरीके से सर्वशक्तिमान है कि वो जब चाहे जब वापस ले? मान लीजिए एक बार अगर इमरजेंसी लग गया तो राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगे तो कभी भी वो एक उद्घोषणा के माध्यम से वापस ले सकता है। कभी भी राष्ट्रपति एक उद्घोषणा के माध्यम से आपातकाल समाप्त कर सकता है। उसके अलावा एक 44 अमेंडमेंट के बाद में इसमें 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक बहुत शानदार चीज इसमें ऐड की गई है कि ऐसा प्रस्ताव संसद अनुमोदन के लिए अस्वीकार कर दे सामान्य बहुमत से, तो आपातकाल समाप्त हो जाता है। उसके अलावा अगर लोकसभा के 110 अगर 70 चल रहा है संसद का, तो स्पीकर को अगर 70 नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले रिटर्न में लिख के देते हैं कि आपातकाल समाप्ति पर विशेष सेशन बुलाया जाए। 14 दिन पूर्व 1/10 सदस्य, जैसे मान लीजिए 100 मेंबर है पार्लियामेंट में, तो लोकसभा में सॉरी, तो 10 सदस्य विद हस्ताक्षर अगर सेशन चल रहा है तो स्पीकर को, अगर 70 नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को लिख के देंगे कि आपातकाल से रिलेटेड, आपातकाल की समाप्ति से संबंधित एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। यह प्रावधान भी 1978 में जोड़ा गया है एक तरीके से, लेकिन इसको पास होने के लिए इसको भी विशेष बहुमत चाहिए। जो ये 1/10 सदस्य के बाद में जो बिल लाया जाता है उसको पास कराने के लिए 1/10
सॉरी, 2/3 बहुमत होना जरूरी है, विशेष बहुमत। उसके बाद में अब इमरजेंसी से लगने के बाद में क्या क्या सारे प्रभाव पड़ते हैं, एक आम नागरिक पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, देश की राज्य व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेंगे। एक तो भारत का जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक सिस्टम में बदल जाता है। अपना जो भारत की जो राज्य व्यवस्था है संघीय एकात्मक दोनों से मिली जुली हुई है। जैसे अमेरिका में है फेडरल सिस्टम है, अगर अमेरिका में इमरजेंसी भी लग जाता है तो उसके बाद में वहां का सिस्टम एकात्मक नहीं होता है, लेकिन भारत में पूरी तरीके से संघीय सिस्टम खत्म हो जाता है अगर इमरजेंसी लगने के बाद पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में आ जाता है। स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है। इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं मूलतः। पहला जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है राज्य विधानमंडल और संसद। राज्य विधानमंडल और संसद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। हर बार 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। जैसे 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे 2 बार बढ़ाया गया था 1977 तक। हर 1 साल में कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। सेकंड जो प्रभाव पड़ता है मूल अधिकारों पे प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे एक शानदार चीज है, 2 आर्टिकल 358 और 359, दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 358 मान लीजिए इमरजेंसी युद्ध और भारी आक्रमण एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई गई है तो 358 ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। 358 ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। 358 में क्या है कि जो 358 में लिखा है कि जो 19 आर्टिकल में जो फ्रीडम है, 19 आर्टिकल में जो फ्रीडम है संघ बनाने की, संचरण करने की, घूमने की, फिरने की, देश में कहीं भी निवास करने की, देश में कहीं भी व्यापार करने की, तो उस पे प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। जैसे ही इस अगर इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाई गई है तो ये एक्टिव नहीं होता है। वो 358 के तहत उपचार निलंबित नहीं किए जाते, लेकिन मान लीजिए अगर युद्ध भारी आक्रमण के आधार पर इमरजेंसी लगाई गई है तो ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है और पावर देता है सरकार को 19 के तहत जो मूल अधिकार है उससे रिलेटेड कानून सरकार बना सकती है। अगर मान लीजिए आप 19 के तहत आपका अगर अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, अर्थात उपचार निलंबित कर दिए जाते हैं। 359 सरकार को पावर देता है कि इमरजेंसी में सरकार मूल अधिकारों को निलंबित करे। अब सरकार राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि किन मूल अधिकारों को निलंबित करना है और उनकी सूची में साइन करेंगे, सूची बना के किन अधिकारों को सरकार निलंबित करना चाहती है। तो फिर 359 सरकार को पावर देता है कि मूल अधिकारों को निलंबित करे, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आर्टिकल 20 और 21 ये निलंबित नहीं किए जा सकते। 20 और 21 के अलावा सभी आर्टिकल मूल अधिकारों में निलंबित किए जा सकते हैं, सारे मूल अधिकार, लेकिन 20 और 21 मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जाए। 20 में क्या है, 20 में अपराध से संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण है और 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इनको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। बाकी को सरकार चाहे तो निलंबित कर सकती है ड्यूरिंग इमरजेंसी। तीसरा प्रभाव पड़ता है वो स्टेट गवर्नमेंट में पड़ता है।
राज्य सरकार पे। राज्य सरकार पे सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली कार्यकारी निर्देश देती है, लेकिन ड्यूरिंग इमरजेंसी पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में आ जाती है। कोई भी निर्देश सरकार को दे सकती है, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। विधायी शक्तियां स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट विधानमंडल की निलंबित नहीं होती, लेकिन उसका पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। राष्ट्रपति चाहे तो राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश भी जारी कर सकता है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्य के वित्त कंट्रीब्यूशन को कम किया जा सकता है। लेकिन एक बात इसमें यह है कि मान लीजिए ड्यूरिंग इमरजेंसी स्टेट गवर्नमेंट पे पार्लियामेंट ने कानून बनाए, तो आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद वो ऑटोमेटिक जितने भी कानून बनाए गए ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑटोमेटिक निलंबित हो जाते हैं, अप्रभावी हो जाते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो दोबारा उनको राज्य विधानमंडल में पास की। इसमें 353 में आपातकाल लागू होने के प्रभाव है। 354 में है आपातकाल के टाइम राजस्व वितरण, और 355 यहाँ पे लिख देता हूं, इसमें है बाहरी और आंतरिक व्यवस्था। आंतरिक व्यवस्था के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्तव्य, अर्थात तो स्टेट गवर्नमेंट की रक्षा के कर्तव्य। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो 352 के तहत जो इमरजेंसी लगाई जाती थी मूल संविधान में, अगर एक बार इमरजेंसी लग गई तो उसके बाद में लोकसभा का नियंत्रण अपने हाथ से निकल जाता था। उसके बाद कोई नियंत्रण लोकसभा के पास नहीं रहता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा नियंत्रण रहता था। जब तक कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे जब चाहे खत्म कर सकती थी। लेकिन जो 44 अमेंडमेंट आया था 1978 में, जब कांग्रेस की सरकार गिर गई थी बाद में इमरजेंसी के बाद में, तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो सरकार बनी तो उन्होंने लाया। उसके बाद में राष्ट्रपति के इसमें हाथ बांध दिए एक तरीके से, और लोकसभा को नियंत्रण दिया गया, और काफी सारे इसमें बदलाव किए गए। जो 38वां संविधान संशोधन की मैं बात कर रहा था आपके सामने, 38वें संविधान संशोधन कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। कांग्रेस ने एक्चुअली जो सशस्त्र विद्रोह के आधार, मतलब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे जो 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके बाद कांग्रेस को कहीं ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कहीं गलत साबित हो जाए, तो कांग्रेस ने 38 संविधान संशोधन लेके आई संसद में और उसको पास कराया। और संसद में स्पष्ट रूप से लिखवा दिया गया कि आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से अलग रखा गया है, मतलब न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती इमरजेंसी की। लेकिन बाद में जो 44 संविधान संशोधन आया उसके बाद में ये इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया और न्यायिक समीक्षा की परिधि के अंदर ही रखा गया। इसके बाद जो 1975 की जो इमरजेंसी थी उसका जो विश्लेषण करने के लिए 1975 में जो उसके बाद में इसके जांच कराने के लिए सहायोग गठित किया गया। उसने भी अपनी रिपोर्ट में 1975 की इमरजेंसी से ठीक नहीं बताया। 1980 में
मिनर्वा मिल्स आपने पढ़ा होगा, बहुत ही शानदार जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इमरजेंसी हठधर्मिता के आधार पे और इंटेंशनली जानबूझ के दुर्भावना के रूप में लगाई जाती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर नहीं है। तो इमरजेंसी से जो रिलेटेड जितने भी प्रावधान है उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। 44 अमेंडमेंट के बाद में इसमें पूरा बदलाव कर दिया गया था। जो 52 के तहत जो मूल संविधान में इमरजेंसी लगाई जाती थी उसको 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से पास कराया जाना चाहिए था, लेकिन बाद में इसकी समय सीमा कम कर दी गई, 1 महीना ही किया गया और जो भी विशेष बहुमत ऐड किया गया इसमें। उसके बाद में जो अब तक से सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया 356 का, अपन उसके बारे में बात करेंगे। 356 वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको सेंट्रल गवर्नमेंट काफी बार मिसयूज किया है। तो इस स्टेट गवर्नमेंट को अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, मान लीजिए राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि राज्य की सरकार संविधान के नियम के हिसाब से काम नहीं कर रही है, या राष्ट्रपति को राज्यपाल रिपोर्ट करे कि स्टेट गवर्नमेंट संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। इसको राज्य आपात बोलते हैं। वैसे मूल संविधान में इसके लिए कोई आपात शब्द यूज नहीं किया गया। संवैधानिक तंत्र की विफलता लिखा गया है। अगर आपातकाल 356 के तहत लगाया जाता है तो राज्य की सरकार निलंबित हो जाती है, पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। राष्ट्रपति राज्यपाल को पावर दे सकता है सरकार चलाने के लिए चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, किसी सलाहकार बोर्ड को पावर दे सकता है, किसी को नियुक्त कर सकता है, राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को मिल जाती है, राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है। तो पूरी तरीके से सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में चली जाती है। इसको लगाने के बाद में इसको जो बिल पास कराया जाता है संसद में, उसका प्रोसीजर 2 महीने का है। 2 मंथ में संसद के दोनों सदनों में बिल को पास कराया जाना चाहिए, लेकिन इसमें विशेष बहुमत नहीं है, साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है। लेकिन इसमें जो 44वां संशोधन आया, इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज जोड़ी गई कि जो राज्य का आपात है वो मैक्सिमम 3 वर्ष का होगा। 1 साल बाद में उसको जब भी बढ़ाया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट करे गवर्नमेंट को कि संबंधित राज्य में चुनाव कराना मुश्किल है, ऐसी सिचुएशन वहां पे पैदा हो रखी है, या उस संबंधित राज्य में या देश में आपातकाल लागू हो, तो 1 साल के बाद में बढ़ाया जा सकता है। 2 महीने के भीतर इसको अगर संसद पास कर देती है साधारण बहुमत से, तो ये 6 महीने के लिए लागू हो जाता है। फिर 6 महीने के बाद में चाहे सरकार तो आगे फिर बढ़ा सकती है। इसको पास कराने के लिए सरकार को कोई ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। साधारण सा बहुमत से पास होने के बाद पूरी तरीके से सरकार स्टेट गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लेती है। उसके बाद जो तीसरा आपात है 360 के तहत वित्तीय आपात, जो आज तक कभी देश में नहीं लगाया गया। 1991 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हुआ था, लेकिन उस टाइम पे भी ऐसा इमरजेंसी नहीं लगाया गया। इसको भी पास कराने के लिए मान लीजिए अगर ऐसी देश में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई, देश की साख को ऐसा खतरा है
देश की वित्तीय स्थायित्व को खतरा है, तो सरकार वित्तीय आपात ला सकती है। इसको पास कराने के लिए भी संसद में 2 महीने में पास होना जरूरी है। 2 महीने के पास होने के बाद में सरकार के पास में पूरा कंट्रोल है। दोबारा इसको पास कराने का कोई वैलिडिटी नहीं है कि 6 महीने बाद फिर संसद में पास कराया जाना चाहिए या 1 साल बाद फिर पास कराया जाना चाहिए। सरकार जब चाहे जब इसको कैंसिल कर सकती है, जब चाहे वापस ले सकती है। दोबारा इसको संसद में नहीं लाया जाता। अगर एक बार बिल संसद में पास हो गया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर करता है कि कब सरकार उसको खत्म करे। इसके पास होने के बाद में जो प्रभाव पड़ते हैं वो ये पड़ते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलता है कि वो चाहे तो किसी भी सरकारी कर्मी की वेतन, तनख्वाह, पेंशन कम किया जा कटौती की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन भी राष्ट्रपति कम कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट को जो कंट्रीब्यूशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कम किया जा सकता है। वेतन वृद्धि रोज की जा सकती है। पूरा पावर राष्ट्रपति को अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है। उसके बाद में यार स्किप